हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। मैं विरत दुबे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बार फिर से। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किताब है जो कि विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई है, और इससे संबंधित जो अलग अलग अध्याय हैं उससे बनने वाले जो MCQs हैं उसको हम लोग समझाते हैं आपको, जिससे कि आपकी जो बुक रीडिंग है वो ईजी हो सके। अल्टीमेटली हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और एग्जाम में प्रश्नों के माध्यम से आपने इस किताब में क्या सीखा या फिर जो भी चीज़ें आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें क्या सीखा है वो जानने की एक प्रवृत्ति रहती है। तो वो थोड़ा इजी हो सके आपको, इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है पीसीएस बुक बैंक, जिसमें मैं आप लोगों को विपिन चंद्रा जी का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसको कवर कर रहा हूँ, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय कवर कर रहा हूँ। एक एक करके तमाम सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, जिसमें हम सेशन 4 में है या लेसन 4 में है। लेसन 4 जिसका कि टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, यानी ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक एवं संस्कृति। किसी भी चैप्टर की शुरुआत जब हम करते हैं तो क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे इसमें हमने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सेवा, नागरिक सेवा जो कि रेड हो चुका है, ये हम कवर कर चुके हैं। न्यायिक संगठन, कानून का शासन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और कानून के सम्मुख समानता तक हम पढ़ चुके थे। सामाजिक सांस्कृतिक नीति, लोकोपकारी कार्यवाहियां, आधुनिक शिक्षा का प्रसार इत्यादि जो सब टाइटल्स हैं, इनके बारे में इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था। हर बार मैं आपको जब MCQ सॉल्व कराता हूं तो MCQ सॉल्व कराने से पहले वो जो MCQ हैं वो किस सब टाइटल से बने हैं उनका एक सारांश, आपको किताब में क्या लिखा हुआ है उसका सारांश आपको बताने का प्रयास करता हूं, समराइज करने का प्रयास करता हूं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी जो आपको यहां पर बताए हैं, ये टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा बड़े थे। ये आधुनिक शिक्षा का प्रसार, लोपकारी कार्यवाहियां और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति, इसके माध्यम से जो चीज़ें हमने आपको बताई, इसका डिटेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें सिर्फ हमने इसका डिटेल बता दिया है। अब आज इस चैप्टर से जो सब टाइटल्स हैं उनसे संबंधित जो MCQ हैं, ये इसका पार्ट 2 है। तो आज हम इसमें सिर्फ MCQ पढ़ेंगे। मतलब ये जो लेसन 4 है, इस लेसन का जो पिछला सत्र है वो आप देख चुके हैं, और उसी सत्र का अगला भाग, यानी आज के इस चैप्टर में हम डिटेल नहीं करेंगे, सीधे MCQ की तरफ आते हैं। तो MCQs की शुरुआत करते हैं आज, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको, या पिछला जो सारी चीज़ें बताई थी आपको उसमें रखी हैं, उसी के आधार पर जो MCQs हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, 1789, 1799, 1689 या फिर 1699। 4 ऑप्शंस हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ये जो 18वीं सेंचुरी, 18th शताब्दी जो है उसके उत्तरार्ध में, यानी कि लास्ट में जो है वो होनी शुरू हुई थी, और इसका सही आंसर है 1789। और 1789 से 1789 में शुरू होकर के 1799 में ये बंद हुई। और आपको मालूम ही है कि इसके लिए एक स्लोगन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इन सभी चीजों को मैंने डिटेल किया हुआ है पहले, आपने जरूर उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए उसको। ठीक है, शुरुआत से देखिए। अगला है, किस संदेश के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति ने देश में शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं एवं आधुनिक राष्ट्रीयता को जगाया था? आपको उसी स्लोगन के बारे में बताना है जो जिससे कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में ये हुई थी, उसके पीछे जो है वो जो लोक हितकारी स्लोगन था वो क्या था? तो वो स्लोगन था स्वतंत्रता राष्ट्रीयता बंधु। तो राष्ट्रीयता नहीं था, ये दोनों तो सही है लेकिन राष्ट्रीयता गलत है। इसमें स्वतंत्रता सही है, समानता सही है, अहिंसा नहीं है। इसमें स्वतंत्रता समानता सही है, देशभक्ति नहीं है। तो यही एक बचा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। माफ कीजिएगा, हाँ, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, यस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। आप इसे फ्रीडम भी कह सकते हैं, लिबर्टी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो वही बात है ना, मानववाद का जन्म हो चुका था, तो मानव एक दूसरे मानव को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हर मानव को लिबर्टी है, हर मानव को आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी, और सब ये तभी होगी जब एक दूसरे को हम समान मानेंगे। अगर हम उसे समान नहीं मानेंगे तो हम उसे गुलाम बनाना चाहेंगे, और गुलाम बनाना चाहेंगे तो लिबर्टी नहीं मिलेगी। और हम किसी को समान तभी मान सकते हैं जब हमारे प्रति भाईचारा हो। नौकरशाही होगी तो हम कैसे बराबर मानेंगे?
भाईचारा जब डेवलप होगा, समानता का भाव तभी आएगा कि वो मेरा भाई है, मेरे जैसा है, तो वो भी स्वतंत्र रहेगा। तो तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये तीनों। तो यही है इसका नारा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, राइट। 18वीं सदी का नया चिंतन, और नए चिंतन पर खुल करके मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। 18वीं सदी के नए चिंतन निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न हुए थे? क्या इसका रीजन बौद्धिक क्रांति था, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि रूसो, वोल्टेयर, तमाम प्रकार के जो चिंतक थे उस समय वो सब आ गए थे, या फिर फ्रांसीसी क्रांति इसके पीछे कारण थी, या फिर जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ये इसके पीछे कारण था, या फिर ये तीनों ही इसके पीछे कारण थे? क्या था? वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये जो बौद्धिक क्रांति हुई है ना, जो तमाम सारे विचार लेकर के आए हैं, जिसमें समाजवाद को जन्म दिया गया है, समाजवाद को, जिसमें मानवतावाद को जन्म दिया गया है, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें लेकर के आए हैं, जिसमें तार्किकता को जन्म दिया है, तार्किकता, जिसने विज्ञानवाद को जन्म दिया है, ठीक है, और जिसने रूढ़िवादिता जो थी, रूढ़िवादिता, इसको समाप्त करने का प्रयास किया है, वो बौद्धिक क्रांति आपको यहां पर देखने को मिली है इस नए चिंतन के लिए। बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी क्रांति में भी मैंने आपको बताया ही कि ये वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाद को जन्म देता है, जिससे समाजवाद जन्म लेता है, ठीक है, जिससे क्या लेता है? समाजवाद, मानवतावाद जन्म लेता है इसी से। इसीलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का ये नारा दे देते हैं। और औद्योगिक क्रांति जो है ये एक नए सोशल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसमें वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूंजीवाद को जन्म दिया है, और पूंजीवाद ने सामंतवाद का समापन कर दिया। सामंतवाद जो है वो क्या कर दिया? उसका समापन। इससे नया प्रबुद्ध वर्ग जो है जन्म लेता है। ये नया प्रबुद्ध वर्ग जन्म ही इसी कारण लिया, और अब ये इक्वलिटी की बात करेगा, अब ये रूल करने की बात करेगा। तो अल्टीमेटली यही सब नए चिंतन थे। तो तीनों चीजों का प्रभाव इस न्यू थ्योरी में आता है, ठीक है। न्यू थिंकर्स जो हैं वो यहीं पे इसीलिए जन्म लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 18वीं सदी के नए चिंतन की प्रमुख विशेषताएं नहीं थी? क्या नए चिंतन में विवेकशीलता, तर्क और विज्ञान में विश्वास को बढ़ावा नहीं दिया था? क्या इसने मानवतावाद को बढ़ावा नहीं दिया? क्या इसने ईश्वरवाद को बढ़ावा नहीं दिया? या मानव प्रगति में सहायक क्षमता में, आस्था में बढ़ावा नहीं दिया? तो देखिए, स्पष्ट रूप से पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं, डिटेल भी कर चुका हूं कि जो नया चिंतन है वो विवेकशीलता को बढ़ावा देगा, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा तो स्वाभाविक सी बात है वो टेक्नोलॉजी में और साइंस में बिलीव करेगा। मानव के द्वारा करके होने में विश्वास करेगा, ना कि दैवीय शक्तियों के द्वारा करके होने में विश्वास उसका रहेगा। तो जब दैवीय शक्तियों में विश्वास जब नहीं है, तो इसका मतलब वो ईश्वरवाद को, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वरवाद ही डेवलपमेंट का सोर्स हो, ये चीज इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनफैक्ट वो मानवतावाद, कुछ ईश्वर हो ना हो लेकिन मानव होना चाहिए, और एक मानव दूसरे मानव को समझ पा रहा है, इसके लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इसके लिए मानव की बड़ी आसानी से जरूरत पड़ती है। और अगर मानव को समझ रहा है तो ईश्वर का काम अपने आप ही हो रहा है। ईश्वर का काम तो पड़ता ही तब है जब एक मानव दूसरे मानव को देख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तब ईश्वर बीच में आता है उसे समझाने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यही है ना। तो जब मानव में धर्म की हानि होगी तब तब हे पार्थ में प्रकट होगा। तो मानव में धर्म की हानि ही नहीं होगी तो उन्हें आना ही क्यों पड़ेगा? वो तो ऊपर से ही संतुष्ट रहेंगे। अब यही कोई कहे कि यार फिर तो हमें ईश्वर से मिलना है तो चलो अपराध ही करते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है किसी को बुलाने का। आप प्रसन्नता से भी बुला सकते हैं। तो ईश्वर में बिलीव एक अलग चीज है, बस साइंटिफिकली बिलीव, ये डेवलपमेंट यहां पर हुआ। तो ये 18वीं शताब्दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहां पे लिखा मानव प्रगति में सहायक क्षमता, ऐसे एबिलिटी जो मानव प्रगति में सहायक हो, और उस चीज में विश्वास करना बजाय कि ईश्वरवाद के ऊपर कि हम कल को एक बड़े आदमी बनेंगे,
ये हम अपनी क्षमता में डेवलप करके लाएंगे, ना कि भगवान चाहेगा तो एक दिन हम बड़े आदमी बन जाएंगे। तो भगवान के चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। आप चाहिए फिर ईश्वर चाहेगा। ये वाली थिंकिंग यहां पर आनी शुरू हो जाती है। यूरोप में मानववादी दृष्टिकोण के किन सिद्धांतों का जन्म हुआ है? तो जो मानववादी दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण जो आपको पीछे मैंने बताया, उसने व्यक्तिवाद को जन्म दिया, उदारवाद को भी जन्म दिया और समाजवाद को भी जन्म दिया। और इन तीनों को मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डिटेल किया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां पर बी नहीं होगा भाई, ये बी गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, यानी कि जो प्रिंसिपल है कौन सा? ह्यूमैनिस्टिक जो प्रिंसिपल है या जो पॉइंट है, ये ह्यूमैनिस्टिक पॉइंट जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, यानी कि व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने तरह समझे, मतलब हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली जो उसकी डिग्निटी है वो है, इसको समझे, और आप अपनी स्वयं की प्रगति करने के लिए स्वतंत्र हो, इसके लिए समाज का कोई दबाव ना हो, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाद। उदारवाद क्या है? दूसरे के प्रति उदार रहें, जैसा आप अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा आप दूसरे के लिए भी ना करें। समाजवाद का मतलब यह है कि आपका पेट भर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे का भी पेट भरे, इस चीज को लेकर के चलना है समाजवाद है। तो ये थ्योरी जो है आती है मानवतावादी दृष्टिकोण में। रेडिकल्स कौन थे? ये रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार के लोगों के लिए किया गया था? बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के लिए था। तो कौन ये ब्रिटिशर्स थे? जो रूढ़ी से जुड़े हुए थे पर चेंजिंग लेकर के आना चाहते थे, किसी को बर्बाद करके नहीं। रूढ़िवादी विचार वाले अंग्रेज, नई विचारधारा वाले अंग्रेज, या संकुचित और साम्राज्यवादी विचारधारा से बाहर निकलने वाले अंग्रेज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। जब नई विचारधारा वाले अंग्रेजों का जन्म हुआ तो इन नई विचारधारा वाले अंग्रेज जो हैं ये संकुचित विचारधारा के भी हुए कि हम ही श्रेष्ठ हैं, और जो बेसिकली इन द रेफरेंस ऑफ इंडियंस कि वो तो पिछड़े हुए हैं, वो तो दकियानुसी विचार वाले हैं, परंपरा नहीं है उनके यहाँ, रूढ़िवादिता है, कर्मठ नहीं है, कर्महीन है, नीच हैं, ऐसे करके चीजों का जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, संकुचित विचारधारा के ब्रिटिशर्स कहलाए। साम्राज्यवादी विचारधारा के ब्रिटिशर्स भी यही थे। कौन? नई विचारधारा वाले, कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हम आगे बढ़ना सीख चुके हैं, हम दूसरे के ऊपर श्रेष्ठ होकर के जा सकते हैं। तो इनके समाज में केवल इनका यूरोप और एक खास तौर पे ब्रिटेन आता था, जबकि भारतीय सामाजिक विचारधारा जो थी, समाजवादी विचारधारा जो थी, वो पूरे विश्व को, वो वसुधैव कुटुंबकम की थी। ये डेवलप होने के बाद भी मेंटली इतना डेवलप नहीं थे जितना हम डेवलप होकर के छोड़ चुके थे। इनके यहां समाजवाद जन्म लेता है लेकिन एक सीमित क्षेत्र है। अगर वो विस्तृत क्षेत्र में होता तो भारत को भी वो बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब इनका समाजवाद केवल अपने समाज तक सीमित, अपने परिवार तक। हमारे यहाँ वाला जो समाजवाद था उसमें वसुधैव कुटुंबकम था, इसीलिए तो इनकी एंट्री हमारे यहाँ मिल गई, वरना ये घुस ही नहीं पाते हमारे यहाँ। तो हो सकता है कि आपको इस विचार से लगे कि वसुधैव कुटुंबकम में कुछ गड़बड़ी थी। गड़बड़ी उसमें नहीं थी, गड़बड़ी इनमें थी कि हमको समझ ही नहीं पाए। तो ऐसी विचारधारा से बाहर निकलने वाले जो अंग्रेज थे उन्हें रेडिकल्स कहा गया, जो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की संकुचित और साम्राज्यवादी विचारधारा को भारतीयों के ऊपर थोपा जाए। पर वो भी इंटेलेक्चुअली प्रबुद्ध हो चुके थे, ये बात यहां पर समझ में आती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? और इसका सही जवाब आपको मालूम ही होगा, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 की बात है जब ये सती प्रथा को अंत कर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के तौर पर जाना जाता है। सती प्रथा जैसी दूसरी जो कुप्रथाएं थी जिसमें बाल हत्या, शिशु हत्या वगैरह जो थी, उस इन्फेंटिसाइड्स जो हुआ करते थे, उनको रोकने का काम जो है ये लॉर्ड हर्डिंग ने किया है। और लॉर्ड वेलेजली तो भारत में सहायक संधि लेकर के आया था भारतीयों को और दबाने के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया। अगला प्रश्न है 1795 और 1802 में शिशु हत्या को खत्म करने के लिए कानून किसने बनवाए थे?
लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड हर्डिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर बी और सी दोनों, अर्थात लॉर्ड हर्डिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोनों ने। ये कानून पहले ही बनाए जा चुके थे, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से लागू करने का काम इन दोनों ने किया था। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। 1895 और 1995 और 1802 में जिन शिशु हत्या को खत्म करने वाले जो कानून थे, उसमें सुधार कौन लेकर के आया, ये प्रश्न होना चाहिए था। तो इसका आंसर ये था। तो इतना तो आप अंडरस्टूड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक रूप में मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो प्रश्न हैं आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों को स्वयं मेरे द्वारा बनाया गया है आपके लिए। इस किताब को मतलब पहले भी पढ़ा जा चुका है, लेकिन इसको मैं 10 बार रीड करता हूं और कि एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आए। तो आपको तो बहुत अच्छे से बनी बनाई रोटी मिल रही है, आप तो बस चबा करके बढ़िया से खाइए उसे, लेकिन चबा करके खाइए, ये नहीं कि खटा खटखटा खटखटा, तो पेट खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये जो मेहनत मेरी है, इस मेहनत को साकार करने के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने के बाद बुक रीडिंग जरूर किया करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोंड आदिम जाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को खत्म करने का कानून किसने बनाया था? ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो हुआ करते थे, नर बलि जिसको बोलते हैं, ये खत्म करने का काम जो है वो लॉर्ड हर्डिंग ने किया था। गोंड आदिम जनजाति में प्रचलित जो नरबली थी, उसको खत्म करने का काम किसने किया था? इसको खत्म करने का काम लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा किया गया था। किस वर्ष भारत सरकार ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किया था? ये हिंदुओं में सुधार का एक बहुत ही शानदार कार्य था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। आपको मालूम है कि यहां पर ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह वाली बात है, ये 1856 में हुआ है। कब हुआ है? 1856 में, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किया गया था। विडो रीमैरिज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों के अध्ययन के लिए, अर्थात मुस्लिम कानून के लिए और मुस्लिम कानून से संबंधित जो अध्ययन थे उसके अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया था? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, भारत में पहला मदरसा एस्टैब्लिश करने वाला या भारत में कलकत्ता में पहला मदरसा बनवाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, ऐसा भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पहला मदरसा ही ये लेकर के आ रहे हैं, इससे पहले मदरसे नहीं थे। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला मदरसा बनवाया जा रहा है। ऑल्दो कि ये इंडियंस के लिए इंडियन कल्चर का कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे ना भाई, तो इसलिए था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1781 1781 और 1781 के 10 साल बाद यानी 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के लिए संस्कृत विद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। संस्कृत विद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। ये कोई गवर्नर नहीं था, ये गवर्नर तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ही 1791। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन डंकन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन डंकन। इसने भारत में बनारस में संस्कृत स्कूल जो है वो एस्टैब्लिश किया था, खोला था, ठीक। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 1813 के एक्ट में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब जब भारतीय शिक्षा की बात हो रही तो इंडियन स्टाइल वाला जो शिक्षा है, जैसे कि मदरसा है, संस्कृत विद्यालय है, जो उसने दूसरे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के जो स्कूल्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए और आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कंपनी ने कितना खर्चा करने का निर्देश दिया था? तो ये कंपनी ने खर्चा करने का निर्देश दिया था 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन ये केवल निर्देश ही रहा, ये खर्चा हो नहीं पाया। और मैंने बताया था कि 1823 तक तो ये इस बात का निर्णय ही नहीं ले पाए कि खर्चा करें कि ना करें। और जब इसके बाद निर्णय लेना शुरू किया गया तो खर्चा किस चीज पे किया जाए इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। फाइनली जाकर के 1800, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए लिखा हुआ। फाइनली जो है जाकर के 1853 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो इसका 1835 में, सॉरी 53 में नहीं, डिजिट उल्टे हो गए। 1835 लॉर्ड मैकाले, इसके लिए नाम याद क्या रखेंगे? लॉर्ड मैकाले। भारत में
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, द फादर ऑफ इंग्लिश मीडियम इन एजुकेशन इन इंडिया, ये कौन है? लॉर्ड मैकाले। इसको ऐसे माना जाता है। तो ये काम 1835 में आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आशा करते हैं आ ही गया होगा। तो ये जो संपूर्ण अध्याय है ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और स्टडी IQ PCS के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ में बने रहिए। स्टडी IQ PCS को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम आपके सपने को साकार कर सकें। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। साथ ही साथ आप हमसे कोई भी क्वेरी इस ईमेल आईडी पर भी कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समस्त चीजें समझ में आई होंगी। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।